सर जम्मू में तो मुझे लगता है जो टूरिस्ट प्लेस है कोई काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है। सुरिंसर झील हो गई, मानसर झील एक जानी मानी झील है, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सर फिलहाल इस सरकार से और इस विपक्ष से तो कोई उम्मीद नहीं है। हमारी पार्टी सुप्रीमो दलित समाज से आती है, बहुजन समाज पार्टी की, और उसको पता है कि हमारे समाज में जो भी गरीब लोग हैं उनके पास जमीनें नहीं है। अदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी शाख मोहम्मद जी, जो बहुजन समाज पार्टी के सीनियर नेता है। सर वेलकम हमारे चैनल पर। शुक्रिया जनाब। हाजी साहब, आपसे जानना चाहेंगे पहले आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नगरोटा, यहाँ के जो उम्मीदवार थे देवेंद्र सिंह राणा जी, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा इलेक्शन होगी, तो क्या आप किस तरह से देखते हैं इसको? और क्या आप जब इलेक्शन आएगी तो क्या आप भी इसका उम्मीदवार होंगे? थैंक यू शिराज साहब। आखिरी फैसला तो पार्टी सुप्रीमो मायावती जी का है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन तो लड़नी ही है और मैं ही हूँ नगरोटा में और हम उसका तैयारी भी कर रहे हैं। रही बात एमएलए साहब की, तो हम भी उनकी इज्जत करते थे, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की, जो आज दुनिया में नहीं रहे। तो इसी वजह से जो दोबारा इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर इलेक्शन का बोझ आन पड़ा है, तो चलो ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा। हाजी साहब, सोर्स तो ये बता रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि एक बार देवेंद्र सिंह राणा जी की जो बेटी है उनको मौका दिया जाए। तो अब बात करेंगे आपको, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ पर काफ़ी मुद्दे हैं। डेवलपमेंट की बात की जाए, पहले तो एक मिसाल आपके सामने है, आप भी सुरिंसर के रहने वाले हैं। सुरिंसर जो झील है, यहाँ पर उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। चाहे बात की जाए, यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आता है और रोड की काफ़ी खस्ता हालत है। क्या कौन शख्स आएगा, कौन आवाज़ उठाएंगे कि इस सुरिंसर झील की जो डेवलपमेंट हो? सर सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आपके सोर्सेज जो है ना वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि भाजपा पिछले 10 साल में पावर में ही रही है। बहुत सारे उनके नेता, प्रेसिडेंट वगैरह तो डिक्लेयर भी करते थे कि गवर्नर हमारा है, और वैसे भी होम डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर के अंडर में था, तो वही लोग करते थे। तो अगर वो ये एक दिन का तो नहीं है, खराबी लंबी है, तो कभी उन्होंने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि ये काम नहीं चाहते हैं। इनको किसी और माध्यम से वोट आ जाते हैं, तो इसलिए वो काम करना नहीं चाहते। सर जम्मू में तो मुझे लगता है जो टूरिस्ट प्लेस है कोई काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है। सुरिंसर झील हो गई, मानसर झील एक जानी मानी झील है, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हम ये नहीं कहते कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, कुछ हुई भी है कुछ हद तक, लेकिन अब जो रोड है वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर रोड तो बिल्कुल खस्ता हालत है। कोई क्या लगता है, मतलब चलो अब तो आप तो सत्ता में नहीं है इस वक्त, पहले भाजपा थी, अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्या होगा इसका कुछ हल, आपको लगता है या नहीं? सर फिलहाल इस सरकार से और इस विपक्ष से तो कोई उम्मीद नहीं है, दोनों से नहीं है। जिसकी मिसाल है कि जिसने चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने हाउस में खड़े होकर कहा था, मुझे लगता है महंगाई हो गई है, एमएलए की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, तो सब एमएलए ने तालियां मार रहे थे। दूसरे ही दिन जिस दिन कैजुअल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एसपीओ की बात आई, और उस प्राइवेट बिल पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी अप्रूवल था, लेकिन ये लोग भाग गए। तो उससे पता चला है कि ये लोग, वो 5% कैपिटलिस्ट लोग, अमीर लोग जो अमीर निजाम को चलाते हैं, उनमें ये खुद भी शामिल है, तो ये उस 5% के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके लिए ये सारा कुछ करेंगे। तो अब सुरिंसर ना ही उस 5% में आता है, ना हम आते हैं 5% में, क्योंकि हम जो 95% लोग वर्किंग क्लास किसान हैं, दुकानदार हैं,
बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ऑटो वाले हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, तो ये उनकी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अगर आप उसके बदले में कश्मीर में कहेंगे तो कश्मीर में जितना भी टूरिज्म का स्ट्रक्चर है वहां टूरिस्ट स्पॉट पर, वो सारा कैपिटलिस्ट लोगों का है, लेकिन क्योंकि वहां की सरकार ने उनकी पहले से बहुत डिप्टी सीएम जम्मू का है। बात की जाए भाजपा के 28 एमएलए हैं, जम्मू के हैं, लेकिन जम्मू में तो कुछ इतना तो है ही नहीं है। सुरिंसर झील, मानसर झील, जहाँ बागे बहु हो गया, ये 2-4 जगह तो है जहाँ लोग अपनी फैमिली को लेके आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से होती है तो यहाँ के जो लोग हैं इनका ही रोजगार बढ़ेगा, लेकिन मतलब किसी को भी जनता की कोई फिक्र नहीं है। सर पर्टिकुलर डिप्टी सीएम की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, दोस्त के बारे में मैं कुछ कहता नहीं हूँ। तो आप दोस्त से गुजारिश कीजिए, दोस्त से मिलिए ना, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात गुजारिश की है, वो आया भी था सुरेंद्र में, उसे कहा गया। अब मुझे नहीं पता उसके पैन में कितनी पावर है या उसकी लीडरशिप ये करने देगी नहीं करने देगी, ये मुझे आइडिया नहीं है। और दोस्त की ज्यादा गहराई में ज्यादती करना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये पक्का है ये 28 एमएलए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी विजन पर थोड़े आए हैं, ये तो मोदी साहब के सलाह में आए हुए हैं, तो इनको काम करने का मतलब कोई नहीं है। तो इनको पास एक शोशा था, जम्मू का सीएम बनाएंगे, हिंदू सीएम बनाएंगे, ये बीजेपी के पास था। कश्मीर में था, कश्मीरी सीएम बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे। ना उन्होंने कोई काम के लिए कहा हुआ है, ना इन्होंने कहा हुआ है। तो इन दोनों का अब जो असेंबली में गठजोड़ हो गया था, उस गठजोड़ से एक बात सामने आ गई कि ये सिर्फ 5% लोगों के काम करेंगे, 95 के नहीं करेंगे। अभी 3 दिन पहले असेंबली लगी, वहां पर जहाँ पे प्राइवेट बिल वहां पे पेश होने थे वो तो रह गए साइड पर, वहां पर हाथापाई स्टार्ट हो गई, वहां पर धक्का मुक्की हो गई। तो 3 दिन वही होते रहा असेंबली में। जो लोग हैं वो परेशान हो गए, जो पब्लिक है वो देख रही है, रोज जो एमएलए है वो भी लड़ रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं? सर उसी वजह से जब इन्होंने ये भाग्य बिल नहीं कोई सोल्यूशन निकाला, अब 2-3 दिन में ही एलजी साहब से मिल रहे हैं कि मेमोरेंडम देने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसमें हम ये कहने जा रहे हैं कि आपके ये दायरे इख्तियार में है कि आप दोबारा एक स्पेशल सेशन बुलाएं समर सेशन से पहले, ताकि ये इन लोगों को जो काम रह गया गरीब वर्किंग क्लास लोगों के, क्योंकि ये अब वो वाली जात नहीं रही है, अब 2 हो गई है, एक अमीर और एक गरीब। तो ये एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग जो है सारे गरीब लोग हैं, ये किसी भी व्यवस्था में हो जाए। तो हमें ये लग रहा है कि तो नहीं तो फिर हम कहेंगे कि सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कीजिए होम मिनिस्टर साहब को। अगर ये काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर सरकार पब्लिक टैक्स का पैसा इन लोगों को क्यों देंगे? सर अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आपको वोट देकर जिताते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे लोगों के लिए? सर मैं आपका थोड़ा सवाल बढ़ा देता हूं। सबसे पहले पार्टी का विजन होता है, व्यक्ति का बाद में आता है। जवाब मैं अपना पहले ही दूंगा। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ के दुख दर्द मैं सारे जानता हूँ, और पिछले 60 साल से मैं यहाँ पर हूँ, लोकल हूँ, 60 साल से ही जानता हूँ। तो अगर वो गिनती करूंगा तो मेरे ख्याल आपके पास में नहीं इतना टाइम होगा, लेकिन जमीनी सतह पर काम किए जाएंगे। रही बात पार्टी की तो पार्टी की बिल्कुल क्लियर है। कल ही हमने बशनाब में एक बहुत बड़ा सेमिनार किया, आपने शायद देखा होगा, हजारों लोग आए हुए थे, जिसमें राज्यसभा के मेंबर जनाब डॉक्टर अवतार सिंह क्रिमपुरी जी आए हुए थे। तो बड़ा क्लियर लफ्जों में कहा हुआ है, चाहे मैं आपको रिकॉर्डिंग दे सकता हूं, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर वालों, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। दूसरी बात कि जो आदमी सरकार का गलमा नहीं पकड़ सकता है वो हमारा साथी है, और जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर इस पे एक सवाल करना चाहूंगा। आपने बोला कि एमपी साहब ने बोला जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले
बहू कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए है विक्रम रंधावा, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं जो सरकारी जमीनें हैं उनको खाली किए जाए। उन्होंने काफी जगह मेंशन भी किया है, बेली चराना हो गया, नरवाल हो गया, सुंजमा भिंडी की भी बात की है। सर वो बीजेपी का है रंधावा साहब, उनकी नहीं है ये पॉलिसी। उनका सबका जो गुरु है वो जोगी जी है, वो अपने गुरु जी की बात करेंगे ना। हमारी पार्टी सुप्रीमो दलित समाज से आती है, बहुजन समाज पार्टी की, और उसको पता है कि हमारे समाज में जो भी गरीब लोग हैं उनके पास जमीनें नहीं है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर के जो लोग जहां पर स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्यों नहीं, बाकायदा गवर्नमेंट के पास प्रावधान है कि 5 मरले का प्लाट दो, चाहे उसे जंगलात से क्यों न देना पड़े। और अगर किसी ने सरकार में लिया तो उस पर एक्शन से पहले उस अफसर पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि उस वक्त क्यों नहीं रोका गया। तो ये रंधावा साहब की बीजेपी पार्टी है, इस पार्टी की एक पॉलिसी है कि डराते रहो, चाहे किसी विशेष व्यक्ति को डरा लो, किसी विशेष इलाके को डरा लो। डराने का मतलब होता है कि हमारे तलवे चाटो, हमारे साथ पीछे खड़े रहो, हम आपके नेता और आप हमारे समर्थक। तो वो इसलिए कह रहे हैं। बाकी जम्मू कश्मीर किसी की जर खरीद नहीं है, किसी बीजेपी वाले ने नहीं खरीदी है। महाराजा हरि सिंह ने खरीदी थी, लेकिन बीजेपी की जर खरीद नहीं है कि वो कह दे और वो कानून बन जाए। लेकिन उससे पहले जिन लोगों की वो धमकी दे रहे थे उनको अपनी संगत ठीक करनी चाहिए। वोट बीजेपी को देंगे तो जब वो धमकाएंगे तो जाएंगे किसके पास? वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब टिकटें बांटी थी? क्या किसी जम्मू जिला में, सांबा में, कठुआ में, उधमपुर में क्या इन्होंने किसी मुसलमान को टिकट दी? नहीं दी, क्योंकि इनको वोट चाहिए। और जब टिकटों की बारी आती है तो ये भी कभी राजा साहब को देते हैं, कभी राणा साहब को देते हैं, कभी वजीर साहब को देते हैं। तो वो अगर आपको हिस्सा नहीं देना चाहते आप, तो आप सोचते हैं कि हमारे घर की प्रोटेक्शन करेंगे, ये आपकी इज्जत की प्रोटेक्शन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। दर्द वो जानता है जिसको दर्द का एहसास हो। बाई इलेक्शन में नगरोटा के लोगों ने पार लगा के फाइनल कर लिया, हमारा जो वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो गया है। गलती माना है उन्होंने, हमने गलती की है, तो आगे वो कोई गलती करने वाले नहीं है। सर आपको क्या लगता है, इलेक्शन आ रही है, लोगों की राय क्या है, लोग किस ओर जा रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? सर अगर लोगों को इंसाफ चाहिए, अगर लोगों को अपना काम चाहिए, बच्चों की बेहतरी चाहिए, अगर लोगों को स्कूल में फीस का एक सेटलमेंट जो गवर्नमेंट का फिक्स किया होगा वो चाहिए हो, एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए होगी, सबसे बड़ी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो प्रायोरिटी हर सिटीजन का हक है। अगर उसको लेने के लिए होगा तो मात्र जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी इस वक्त है जो जमीनी सतह पर अपने हकूक की लड़ाई लड़ रही है। और अगर किसी सलाब में तारियां लगानी है तो बीजेपी भी मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है। सर जम्मू कश्मीर में डेली विजिटर परेशान है, एसपीओ परेशान है, काफी ऐसे लोग हैं जो काफी परेशान है, आंगनवाड़ी वर्कर हो चाहे और हो, ये मतलब गवर्नमेंट हर किसी की आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी की भी रह गई पहले थी, भाजपा की भी रही, पीडीपी की भी रही, लेकिन डेली विजिट फिर वहीं का वहीं है। वो उन्होंने हर पार्टी को वोट दिया, हर पार्टी को वोट देकर ये चाहा कि हमें ये पक्का करेंगे। लेकिन क्या लगता है, अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ देर का समय मांगा है, क्या लगता है डेली विजिट का कोई मसला हल होगा? मेरा ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पर यकीन करना ही अपने आप को धोखा है। जितने जख्म नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आवाम को दिए हैं शायद ही इतिहास में किसी पार्टी ने किसी आवाम को दिया हो। चाहे वो 1947 का कत्लेआम हो, अगर वो महाराजा से क्रैश नहीं करते तो जम्मू में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि यहां अंग्रेज का राज नहीं था। चाहे 1987 में राजीव गांधी से मिलकर ये रिजल्ट को ना बदलते
तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का जन्म ही नहीं होता। जो आग तब लगी थी वो आज तक है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और उनके तीसरे एमपी जनाब जस्टिस साहब अगर 3 दिन पहले 2 अगस्त को अगर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं और वो बात नहीं बताते हैं बात क्या हुई, हम ये नहीं पूछते क्या बात हुई, अब ये तो बताए हमें कि पार्लियामेंट सेशन लगा हुआ था, आप दिल्ली से कश्मीर क्यों आए, आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं गए? पीडीपी के दोनों एमपी वहां पे रहे, गुलाम नबी आजाद साहब थे वहां, इन्होंने इतनी बहस की, लेकिन जी आकर बैठ गए और आके गफ्कार गैंग बनाया और सबसे पहले कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाके हार के स्टेप लगवा ले। इस पार्टी को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जेल में गए, वापसी चीफ मिनिस्ट्री कबूल कर ली। फारूक अब्दुल्ला साहब ने रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करके कभी कहा इधर आटम बम फेंको, कभी कहा इधर फेंको। उमर अब्दुल्ला साहब पिछले टर्म में स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, अब यूटी के चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन इनको कुर्सी चाहिए। ये किसी के लिए नहीं बनते हैं, ये अपने लिए बनते हैं। सर लास्ट में बात करेंगे, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता है, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? सर मैसेज क्या, हमारी रिक्वेस्ट ही है और हम अपने चाहने वालों को भी कहेंगे कि एक तरफ सारा सिस्टम आगे काम पे लग जाता है कि हमने भाजपा को जिताना है, तो प्योर खाना बदोश तो हम भी नहीं है। हाँ, सूझबूझ की कमी है, हमदर्दी की कमी है, सोच की कमी है, एजुकेशन की कमी है, तो यहां कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खोलना है। अपने फेवर के लिए फैसला करवाने के लिए लोगों से बात सबको करनी चाहिए। सर डेली विजन क्या पक्का होगा, आपको क्या लगता है? सर ये होके रहेगा, ये कोर इशू है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जैसे पहले एम्प्लॉइज परमानेंट हैं ये ऐसे करेंगे, ये कोई और रास्ता निकाल लेंगे, मिनिमम बेसिस का है उसको बीच में ले आएंगे और तनख्वाह में इजाफा 5-7-8 हजार हो जाएगा। गरीब लोग क्या कह सकते हैं, इतना भी काफी है। मुझे लगता है कि ये वही करेंगे, जबरदस्ती तो ले नहीं सकते है ना, तो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ये इतनी ईमानदार नहीं है सरकार। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ हाजी शाख मोहम्मद, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर नेता है, सरोइंसर के रहने वाले हैं। हमने इनसे बखूबी पूछा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या क्या मुश्किलात हैं, काफ़ी मुद्दे हैं और इलेक्शन भी आ रही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये बखूबी इनका कहना है कि पार्टी अगर इनको कहती है तो ये बखूबी हिस्सा लेंगे और जनता अगर इनको जिताकर आती है तो जनता के जो भी काम होंगे वो पूरी तरह से किए जाएंगे। तो जनता की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तब तक के लिए देखते रहें द वर्क न्यूज़।